कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, असमी, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकण, मराठी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, उर्दू और संस्कृत। भारत है एक क्या? भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस तरह से लगातार सरकार बहाली पे बहाली दिए जा रहा, उस तरह से ही आपकी पढ़ाई में वैसी बढ़ोतरी होते जानी चाहिए। ठीक है, तो हमने शुरू किया था पॉलिटी, किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, एईडीओ के लिए, और जितने भी बिहार का एग्जाम होने वाला वो सब के लिए। तो शुरू हुआ था पहले पॉलिटी का पार्ट 1, एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज अपलोड होगा, आज जो बनने जा रहा है पॉलिटी का पार्ट 2। टोटल मिलाकर हमने पॉलिटी का 15 वीडियो तक बनाने का संकल्प लिया है, और वो 15 वीडियो अगर आप कंप्लीट करते हैं, पॉलिटी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये खतरनाक सीरीज का 2 पार्ट है। ठीक है, खतरनाक सीरीज 1 हो चुका था, आज आपका खतरनाक सीरीज का पार्ट 2, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, और बहुत अच्छे तरीके से इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला सवाल क्यों चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपका क्या है कि राज्यसभा में, ठीक है ना, सवाल करा क्या आपका कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग जस्ट क्या कंप्लीट करने वाले मालूम है, पूरा इसको खत्म करते क्या है राज्यसभा कितना है ना, सारा चीजें ध्यान देंगे हम लोग। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम सीट इसका 250, 250, और इसमें 5 जो सीट है ना वो चला गया पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर यानी पीओके में। 5 जो है वो चला गया पीओके में। तो वर्तमान में भारत में बचा 245। भारत में कितना बचा? 245, ये है वर्तमान में। और 245 भारत में बचा, और इसमें भी 12 जो है, ठीक है, 12 जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश में, 12 केंद्र शासित प्रदेश, और बाकी बच गया 233, ये हमारा राज्य में है। क्लियर? आगे ध्यान देते हैं। तो राज्यसभा का बारे में जिक्र करें तो राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, और उस समय राज्यसभा को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। फिर उसके बाद 3 अगस्त 1954 में इसका नाम हो गया राज्यसभा, राज्यसभा नाम हो गया। ठीक है, जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई उच्च बुजुर्गों का सदन कहलाता है, और शिक्षित सदन भी कहलाता है। सबसे ज्यादा शिक्षित अगर सदन है तो वो है राज्यसभा। आप शिक्षित सदन भी कह सकते हैं, शिक्षित सदन, शिक्षित सदन है। क्लियर? चलिए भाई आगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम ध्यान देंगे कि राज्यसभा में है ना अधिकतम क्या है 250। राज्यसभा का इसमें 12 सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब कि राष्ट्रपति ऐसे चुनते हैं जो नेता उस लायक हो, शिक्षित हो, कला विज्ञान में निपुण हो, उनको चुना जाता है। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कार्यकाल कितने वर्ष होता है जी? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य का जो रिटायरमेंट होता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 निर्वाचित होते हैं, 1/3 निर्वाचित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा 6 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है। जैसे कि हमारा लोकसभा का चुनाव 5 साल बाद होता है, विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष बाद होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव 5 वर्ष बाद नहीं, 2 वर्ष बाद ही होता है, लेकिन 1/3 सीट का होता है। किसका होता है? 1/3 सीट का होता है। आगे और हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा
ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल्स 80 में आता है। राज्यसभा का आर्टिकल्स क्या होता है जी? तो राज्यसभा का आर्टिकल्स 80 में आता है। क्लियर हो रहा सबको यहाँ तक? ठीक है। आगे यहाँ पे ध्यान, एक सवाल और हम यहाँ जो पढ़े थे अभी कि राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो कितने अनुच्छेद के तहत? 80 का ए आर्टिकल्स के तहत। एकदम सवाल छूटने नहीं देंगे, जान लो सब। अच्छे से पॉलिटी हमारा पूरा क्लास कर लोगे ना तो समझो कि पूरा कंप्लीट आपका हो गया। यही ठीक है, ज्यादा कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं है। राज्यसभा कितना आर्टिकल्स में आता है जी? 80 आर्टिकल्स में आता है। राज्यसभा की बात हम करें तो इनकी सभा, इनका अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं सभापति, और सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर बिल्कुल हो रही है यहाँ तक सबको? ठीक है। अब यहाँ समझेंगे कि राज्यसभा जो है, ये राज्यसभा की शक्ति मिला है 249 के तहत, 249 आर्टिकल्स के तहत मिला है शक्ति राज्य सूची पर कानून बनाने पर। क्या मिला है जी? तो राज्य सूची विषय पर कानून बनाना, विषय पर कानून बनाने का अधिकार इनको मिला है। ठीक है। अब यहां समझेंगे इनको 312 आर्टिकल्स के तहत, 312 अनुच्छेद के तहत इनको क्या मिला है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार मिला है। सृजन करने का अधिकार इनको मिला। किनको अधिकार मिला है ये सब? तो राज्यसभा का ये सब अधिकार मिला है। और अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 30 वर्ष। और अधिकतम का कोई उम्र की सीमा नहीं है। आगे बात करें राज्यसभा, अगर आप राज्यसभा में खड़ा होना चाहते हैं तो आपके लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? योग्यता सबसे पहला, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, भारत का नागरिक। आगे हम बात करें तो पागल या दिवालिया न हो, ये सब में चलेगा। ठीक है ना? इसको याद नहीं करना, अगर एक आप याद कर लेंगे सब में चलेगा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सब में चलेगा। फिर अगर और कहा जाए तो पागल दिवालिया ना हो, इनके बैंक करप्ट ना हो, पागल ना हो, सरकारी लाभ न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो, मतलब सरकारी जॉब न हो, सरकार से कुछ चीजों में लाभ न लेता हो, ये चाहिए राज्यसभा को। यहां तक हमें लगता है कि राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लियर हम कर दिए। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? वो कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं? तो सबसे पहले बातें को आपको समझना है। लोकसभा का इलेक्शन हो गया, उसके बाद सारे सदस्य चुना के बैठ गए संसद में। बैठने के बाद अब बताइए, सब उसमें तो सब लोकसभा का सदस्य है, कोई वहां पे अध्यक्ष बना नहीं, ना ही कोई उपाध्यक्ष बना। अब उन लोग में कौन चुनते हैं अध्यक्ष और कौन चुने जाते हैं उपाध्यक्ष? तो बहुत अच्छे से हमें समझना है। ये अध्यक्ष के चुनाव होता है कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा ही करेगा ना। आगे पॉइंट को समझेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष ये दोनों की चर्चा, ठीक है, ये दोनों की चर्चा आर्टिकल्स 93 में है। आर्टिकल्स 93 में है, अनुच्छेद 93 में ये दोनों की चर्चा है। अब बहुत अच्छे से हमें बात को समझना क्या है, देखो बाबू, मजा आएगा पढ़ने में एकदम। ठीक है, जहां डाउट होगा आप कमेंट करना कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, बहुत मजे से समझाएंगे सबको। अब लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कौन करती है? तो ध्यान समझना है, एक चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। ये जो है यह एक अस्थाई अध्यक्ष होता है, अस्थाई अध्यक्ष होता है। यह क्या होता है जी? अस्थाई अध्यक्ष होता है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये लोकसभा में से ही सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है। यह
लोकसभा में का वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर कि आप अभी गद्दी पे बैठो। अभी सब लोकसभा का नौ चयनित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। अब इसी के बाद इसी में से, ठीक है, यही प्रोटेम स्पीकर ये चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष तथा चुनते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। आगे एक बात और अब बताना कि लोकसभा अध्यक्ष पहला कौन थे? तो पहला फर्स्ट थे कौन? जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर। अगर हम बात करें उपाध्यक्ष पहला कौन थे? अनंत सयंगर। अच्छे, अयंगर से याद कर लीजिएगा, अयंगर कौन थे? अयंगर थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, तब जाके हटेगा। प्रस्ताव पारित होगा ना, तब जाके लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों हटेगा। इतना आसान हटाना उसमें नहीं है। अगर ये दोनों की हम चर्चा करें तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अपना त्याग पत्र किनको देगा जी? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों शपथ सामान्य जैसे कि सारे लोकसभा का लोग शपथ लेगा, ये भी सबके साथ ही शपथ ले लेंगे। सामान्य सामान्य नेता के साथ के तरह शपथ लेते हैं, ठीक है। और इन लोग सब का शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। शपथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर। अब जरा देख लेते हैं कि लोकसभा की शक्ति क्या है। लोकसभा की शक्तियां, बहुत लोकसभा की शक्ति है, जान लो। सबसे पहला पॉइंट समझना कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन जब होगा ना, तो संयुक्त अधिवेशन जब होगा तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये भी कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर गण पूर्ति नहीं हुआ, गण पूर्ति को हम कहते हैं कोरम। अगर कोरम न हुआ तो निरस्त यानी उसका कार्यवाही कौन करेगा? कार्यवाही जवाब कौन देगा? वो भी देगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां बाबू। लोकसभा, एक मिनट क्लियर लिख रहे हैं ना कि आपको डाउट ना हो, अच्छे से कलर कर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति, ठीक है ना, ये यहाँ पे। आगे ध्यान दो। अब कह रहा है क्या, लोकसभा की और भी शक्ति है। अगर कोई मंत्री यहाँ से जा रहा विदेश तो उसको यहाँ इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और लगातार 60 दिन बिना बताए गायब रहा तो ये उनकी सदस्यता क्या कर देंगे? समाप्त, ठीक है। 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहा तो ये क्या कर सकते हैं जी? निरस्त कर सकते हैं, सीधे हटा देंगे। जाओ अपन घरे रहो भाई, जाओ वही घूमो, विदेश से घूमो। विदेश से घूमने के लिए तुमको बनाया गया है मंत्री? नहीं, यही सब चीज तो इसमें है। चलिए, यहां तक किसको दिक्कत है बाबू? नहीं, 2 सवाल क्लियर हुआ। अब आते हैं 3 सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे क्या हैं? तो आपको ध्यान दो, ये है संसद एवं राज्यों के विधानसभा। आज आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। ध्यान से बात को समझना भाई। पहले राष्ट्रपति जो है, इसका इलेक्शन सबसे पहले एकदम पॉइंट समझना है, अप्रत्यक्ष होता है।
प्रत्यक्ष होता है, यानी इसका इलेक्शन हम आप लोग नहीं करते हैं, जिसे वोट जाकर हम लोग खुद देते हैं वो हो गया प्रत्यक्ष, और जिसको चुनते हैं हम लोग के चुने गए व्यक्ति तो वो होता है अप्रत्यक्ष। कभी आपने राष्ट्रपति को चुना है? आप बैठे रहे और सिर्फ न्यूज देखते हैं कि राष्ट्रपति वो बन गए, है ना? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय होता है, एकल संक्रमणीय होता है, संक्रमणीय प्रणाली। इसका चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। आगे बात करें इसमें भाग कौन कौन लेते हैं। सबसे पहले समझना है कि निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं लोकसभा, ठीक है, इसके बाद राज्यसभा, इसके बाद विधानसभा, ये तीनों भाग लेंगे, जबकि विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। हम आपको अच्छे से ऐसे बना देते हैं बाबू, ठीक है, देखो क्लियर सबको दिखेगा। यहाँ पे समझना, ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा, ये दोनों भाग लेंगे। ये है विधानसभा और ये है विधान परिषद, ये भी भाग लेंगे, बट ये भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। आखिर नहीं लेने की वजह क्या है? वजह यह है कि विधान परिषद मात्र 6 राज्य में ही है। विधान परिषद मात्र कितने राज्य में है? 6 राज्य में है, तो क्यों लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट समझो, सुनेगा ध्यान से लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल्स कल ही हम पढ़ाए हैं, आर्टिकल्स 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल्स कितना में है? 54 में है। अब अगर हम इसमें बात करें तो जो भी सदस्य मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, वे कभी भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। कौन नहीं लेंगे? जिनको मनोनीत किया गया है, जिनको जनता चुनता है ना, उन्हीं वही सबका अधिकार है राष्ट्रपति बनने का। बस सीधे एक लाइन में समझ जाओ, जिसको जनता चुन लिया वही राष्ट्रपति में खड़ा होने का अधिकार है। जैसे लोकसभा हम लोग सांसद चुनते हैं, राज्यसभा हम लोग चुनते हैं, और राज्यसभा भी उसी के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा जिससे हम लोग विधायक चुनते हैं। इसके अलावा जिसको मनोनीत किया जाता है उन्हें नहीं खड़ा होने का अधिकार है। तो मनोनीत में कौन कौन आ जाते हैं? तो 12 गो राज्यसभा से, 12 गो राज्यसभा से। इनको ना खड़ा होने का अधिकार है, ना ही इनको वोट देने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए जो राष्ट्रपति इनको चुने हैं, है ना, वही दोबारा खड़े हो गए, ये तो 12 उन्हीं को वोट देगा, ये अलग हो जाएगा, तो इनको कभी नहीं। और लोकसभा से 2 जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना जी, एंग्लो इंडियन, इनको भी खड़ा होने का अधिकार नहीं है और ना ही वोट देने का अधिकार है। दोनों में से कोई अधिकार इन दोनों का नहीं है। यानी कि जो भी सदस्य मनोनीत होते हैं उनको कतई नहीं अधिकार है कि आप राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले। क्लियर है बिल्कुल ना? किसी को दिक्कत हो रहा है यहाँ तक जी? नहीं दिक्कत हो रहा। हल्का सा भी आपको डेली बोलते हैं, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो भाई कमेंट करो सब, ठीक है ना। चलो यही तरह देता हूं। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल, ठीक समझेंगे। कह रहे इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? सबसे पहला आपका ऑप्शन है राजदूत। तो राजदूत के बारे में देखा जाए, राजदूत होता क्या है? हर देश का एक राजदूत होता है जो दूसरे देश में खड़ा होता है। जैसे भारत का एक व्यक्ति राजदूत बन के अमेरिका में होगा और अमेरिका का एक व्यक्ति राजदूत बन के भारत में होगा, इस तरह से रहता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन मंत्रिमंडल के सलाह पर, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है, इनका निर्वाचन में, जब इनका निर्वाचन होता है तो इनका निर्वाचन में दोनों भाग लेते हैं। निर्वाचन में दोनों भाग लेते हैं, या तो निर्वाचित सदस्य
निर्वाचित सदस्य या तो मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, इनमें दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, अब हम आगे और ध्यान देंगे तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब थोड़ा सा और अगर जानेंगे तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति काम करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे जब बैठ जाते हैं तो राष्ट्रपति के सारा काम करेंगे, लेकिन एक चीज को छोड़कर कि वो किसी की मौत की सजा माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वहां काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है ना। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसकी करता है कि कौन राष्ट्रीय पार्टी है या कौन प्रादेशिक पार्टी है। इसको बहुत अच्छे से क्या समझना मालूम है, चुनाव आयोग का एक टॉपिक आगे सवाल आएगा ना तो बहुत डिटेल से इसको हम जिक्र करेंगे चुनाव आयोग के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। संसद 3 गो होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मंत्रिमंडल जहां पे मंत्री बैठते हैं वही होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में क्या होता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल राज्यसभा में नहीं होता है, मंत्रिमंडल राज्यसभा में नहीं होता है बाबू। ठीक है, और यहाँ पे बात ध्यान दे तो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही राष्ट्रपति कई सारे कार्य करते हैं। ठीक है ना। अगला आपका सवाल क्या है? पंचायती राज कब लागू हुआ था? ये बहुत बेहतरीन, आज पंचायती के बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। ठीक है, पंचायती राज कब लागू हुआ था? ये आप सब जानते हैं कि पंचायती राज कब लागू हुआ था, है ना, लेकिन आपको क्लियर करते हैं कि क्या क्या इसमें है। सुनो यहां से, ये 1959 क्लियर, यहां पे लो। सबसे पहले 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया। सामुदायिक, अच्छे से सब समझेंगे, एकदम डिटेल से सवाल आपको बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ठीक है, फिर 1953 में इन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरुआत किए क्या? राष्ट्रीय विस्तार समिति, राष्ट्रीय विस्तार समिति की शुरुआत की 1953 में। यहाँ पे 2 सवाल और बन गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 52, राष्ट्रीय विस्तार समिति 1953। आगे यहाँ पे क्या समझना हमें, इन दोनों को जांच करने के लिए, ठीक है ना, दोनों को जांच करने के लिए एक समिति बनाया बलवंत राय मेहता, BRM बलवंत राय मेहता। और इन्होंने ही, बलवंत राय मेहता ने क्या किया? इन्होंने ही पंचायत की शुरुआत किया। तो पंचायत की शुरुआत किया तो आप समझेंगे कि सबसे पहले पंचायत JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के कार्यकाल में राजस्थान में, कहां पे लगा जी? राजस्थान में, नागौर जिला में। राजस्थान में कौन सा जिला था? तो नागौर जिला था। ठीक है, और राजस्थान में कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में।
2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर इसलिए कि महात्मा गांधी का मन था कि पंचायत लागू हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड सेकंड यानी दूसरी बार सेकंड आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया। धीरे धीरे सब लागू हो गया था, लेकिन अब आगे यहां समझते हैं, सुनिएगा। BRM के तहत, बलवंत राय मेहता के तहत त्रिस्तरीय था। क्या था? त्रिस्तरीय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अच्छे समझना आप लोग। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। ठीक है, आगे फिर समझना। अशोक मेहता, लिख देते हैं पूरा, है ना, कहीं आप लोग फंस ना जाओ फिर। अशोक मेहता, अशोक मेहता के समय क्या था? 2 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय। अब त्रिस्तरीय 2 स्तरीय क्या है समझेंगे। ये कह रहा त्रिस्तरीय में क्या क्या था? एक था गांव स्तर, ठीक है, पहला हम समझते गांव स्तर, गांव स्तर। फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर, फिर उसके बाद जिला स्तर, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और फिर एक जिला स्तर। गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और फिर क्या होता है? एक जिला स्तर। आप बताओ, गांव स्तर में क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। गांव स्तर में क्या हो जाएगा जी? ग्राम पंचायत, ठीक है ना। और ब्लॉक स्तर में हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति। इसके बाद अगर हम बात करें, जिला स्तर में हो जाएगा जिला समिति। हो रहा है बिल्कुल क्लियर। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय, पूछता है बार बार, ये कब? 1977 में। ये पूछता है कि 2 स्तरीय कौन कौन है? एक सीधे एक गांव और एक हो जाएगा जिला, एक गांव और एक क्या हो जाएगा जी? जिला हो जाएगा, गांव और जिला। ठीक है, अगर हम बात करें कि गांव स्तर, ठीक है ना, गांव स्तर की बात करें उसको बोलते हैं मंडल समिति, मंडल समिति। फिर एक सीधे था जिला स्तर, जिला स्तर, ये इसको बोलते हैं जिला परिषद, और ये भी जिला परिषद हो जाएगा। जिला समिति कोई थोड़े होता है, जिला परिषद, जिला परिषद। बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आगे अब यहाँ पे क्या समझना हम लोग को कि ये त्रिस्तरीय द्विस्तरीय है, लेकिन कोई कोई ऐसा है ना जी कि जो 1 स्तरीय भी है, 4 स्तरीय भी है, 2 स्तरीय भी है। ध्यान से बात को समझना। अगर जनसंख्या जनसंख्या 20 लाख से कम हुआ, 20 लाख से कम हुई, तो समझिए कि वहां पंचायत समिति नहीं रहेगा, वहां पंचायत समिति नहीं रहेगा। जहां पे जनसंख्या 20 लाख से कम रहा वहां पंचायत समिति नहीं रहा। तो पॉइंट समझना है, बंगाल में कई स्तरीय होगा नहीं आपको मालूम होगा, हम बताते हैं। बंगाल में 4 स्तरीय, सोच लो, बंगाल में 4 स्तरीय है, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट ध्यान देंगे, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में पंचायत नहीं है, ठीक है ना। अब 3 ऐसा राज्य है जहां पे 1 स्तरीय है, ठीक है, 1 स्तरीय, 1 स्तरीय। इसका ट्रिक करना है कि एक डंडा आओ, एक डंडा और ले लो, मम्मी ना, ठीक है, क्या? मम्मी ना, यानी कि मे से मेघालय, मी से मिजोरम और ना से नागालैंड, ना से नागालैंड। यही आपका क्लियर यहाँ तक था। आगे पॉइंट और थोड़ा सा देखते हैं, स्पेस है तो बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब यहाँ समझना क्या है कि जो ये पंचायत
चलिए सवाल नंबर 7 हम देखते हैं क्या आपका है। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव आखिर कब कराया जाता है? एक बात को आप ध्यान समझना बाबू, चुनाव होता है 3 प्रकार का, ठीक है। तीनों बहुत आराम से समझेंगे हम लोग। पहले होता है आम चुनाव, इसके बाद होता है मध्यवर्ती चुनाव, और इसके बाद होता है उपचुनाव, ठीक है। ये तीनों चुनाव क्या है आप बड़े आराम से समझेंगे और पूरा क्लियरिटी रूप में आपको समझ में आएगा भी। ध्यान से हमें समझना है। आम चुनाव, जो चुनाव यानी लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है उसे हम कहते हैं आम चुनाव। 5 वर्ष में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझना है मध्यवर्ती चुनाव। कभी कभी क्या होता है कि विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है। विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है। जब भंग हो जाएगी इसका मतलब यह है कि पीएम या सीएम का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जब दूसरा कोई पद बनने लायक नहीं है या फिर दोनों को बराबर बराबर में बढ़ जाता है, बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होता है? दोबारा इलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। ये जब दोबारा इलेक्शन होगा ना, ये भी बनेगा तो 5 वर्ष के लिए ही होगा। ये भी कितने वर्ष के लिए होगा जी? तो 5 वर्ष के लिए होगा। अगर उपचुनाव की बात करें तो कोई भी सदस्य या भी वो सांसद हो या फिर वो विधायक हो, अगर कोई सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद वहां पे वो पद तो खाली हो गया, तो उस पद को भरने के लिए कहते हैं उपचुनाव। आपको याद होगा यूपी में निरहुआ जो है वो उपचुनाव में दोबारा 3 वर्ष के लिए बने थे। उपचुनाव किसे कहते हैं? यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या त्याग पत्र दे दे तो उस समय जो चुनाव होगा वो शेष समय के लिए होगा। उपचुनाव क्या होता है? शेष समय के लिए होता है, शेष समय के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई त्याग पत्र दिया उसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो उसके कार्यकाल में जो शेष बच्चा होगा उतना ही समय के लिए बैठेगा, ठीक है। तो उपचुनाव कराया जाता है कभी भी, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कोई थोड़े जान रही कहाँ का संसद कब मरेगा, कहाँ का विधायक कब मरेंगे, कोई नहीं जानता है, इसलिए कभी भी। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या आपका है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य क्या है? आपको जानकारी बहुत अच्छे से है, भाग पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। और अगर बात करें आर्टिकल्स तो आर्टिकल्स 51 के क में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया। ये कहां से लिया गया है जी? तो रूस से लिया गया था। अगर हम बात करें फिर कि मौलिक कर्तव्य कितना है, तो मौलिक कर्तव्य पहले था 10 और एक और जुड़ा 86वां संशोधन के तहत 2002 में तो बन गया 11। यहाँ पे एक चीज और क्या था मालूम है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आखिर क्यों बनाया गया, कब बनाया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, मतलब स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य बनाया गया, के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य बनाया गया। मौलिक कर्तव्य टोटल 11, कुल मूल कर्तव्य कितना है? 11 है। और मूल कर्तव्य का मतलब ये प्रत्येक भारत के नागरिक को ये अपना अपना कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है कि आपको ऐसा भारत के लिए करना होगा। 11 हम ध्यान से पहले आपको लिख चुके हैं ताकि टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। क्या है पहला? एक बार केवल हम पढ़ देते हैं, सब अच्छे समझिएगा। संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। अगर कहीं पे राष्ट्र ध्वज गिरा हुआ है इनके आप उसी पे चढ़ के पार हो जाए, नहीं, उनको सम्मान कीजिए। आप भी गिरे हैं, राष्ट्र ध्वज भी गिरा है
तो सबसे पहले आपको राष्ट्र ध्वज को उठाना है। राष्ट्र ध्वज का अगर आपको सम्मान देना सीखना है, आप फौजी को देख सकते हैं, उन लोग सबसे पहले राष्ट्र ध्वज को ही उठाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे ध्यान देंगे। राष्ट्रगान, अगर कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा हो तो वहां आपको तुरंत खड़े होकर उनको सम्मान करना है। ठीक है, ये हमारा सम्मान करने का। सेकंड क्या है? राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना। ठीक है, या आप कह सकते हो नारा, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना, या आप इसमें कह सकते हो नारा। सेकंड में है नारा। ठीक है ना। तीसरा कहता है देश की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब दबाव सहित। ठीक है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। नेक्स्ट कहता है क्या? 4 में देश की रक्षा तथा राष्ट्र का सेवा करना। 5 कहता है मेल मिलाप करना, यानी सभी लोग से भाईचारा बनाकर रखे रहना। 6 कहता है देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्ध बनाना। 7 कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है। 8 कहता है पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना, यानी जो आपका पर्यावरण में कहने का मतलब हो गया कि जो चिड़ियाघर है वो सबको रक्षा करना। ठीक है, ध्यान देना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति का मतलब आपके सरकारी स्कूल में बेंच हो गया, सरकारी स्कूल का पंखा हो गया, ट्रेन में चलते हैं उसका पंखा हो गया, या सभी सरकारी संपत्ति को हमारा रक्षा करना कर्तव्य है। ये सरकार, ये हमारा मूल कर्तव्य कहता है। ठीक है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। मान लिया जब कोई एक्सीडेंट कर गया, आप कोई नहीं उसके पास, जरा आप उसके पास जाओ, उसकी भलाई करो, या फिर सब लोग मिलकर कुछ भलाई कर रहे हैं, आप भी जाकर सबके साथ मिलकर भलाई करो। ऐसा नहीं कि अगर लाइन कट गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो सभी जनता लोग सबसे चंदा इकट्ठा करके उस ट्रांसफार्मर को नया लाके और उसी में उसको बनवाना, ये भलाई नहीं हुआ। ये सरकार का काम है, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग को इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए, ना कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर बना देंगे। जब जितना हम लोग ढिलाई करेंगे उतना उन लोग शासन करेगा। ये चीज शुरू से आपको पता है, अंग्रेज यही करते आ रहा था। ठीक है, अगर आपके साथ हल्का सा भी गलत हो तुरंत आप एक्टिव हो जाइए और एक्टिव होके तुरंत काम कराइए। ठीक है, चलो भाई आगे यहाँ पे ध्यान दो। 11 कहता है क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये गार्जियन को कहा गया, प्रत्येक गार्जियन को क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चा है उसको पढ़ाना आपका कर्तव्य होगा, और उसे पढ़ाने के लिए सरकार फ्री भी देगी। ठीक है, ये जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 के तहत। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? देखो, एक होता है केंद्र, एक होता है राज्य। संघ की बात करें तो संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। कार्यकारी संघ का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि कहा जाता है 53 में कार्यपालिका, 53 में कार्यपालिका का प्रावधान है। 53 में प्रावधान है क्या चीज का? कार्यपालिका का प्रावधान है। और कार्यपालिका का प्रमुख जो होते हैं, इनका प्रमुख जो होते हैं वो है राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज हमें और समझना है, मालूम है क्या? राष्ट्र का, ठीक है, राष्ट्र का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्र का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो पीएम। ये ध्यान देना, ठीक है। राष्ट्र का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? पीएम। सारा शक्ति किनके पास होता है? पीएम के पास, सारा शक्ति। लेकिन एक बार सलाह लेने के लिए जाना पड़ेगा किनके पास? राष्ट्रपति के पास। जैसे आप समझो, आपके घर के जो गार्जियन है वो सारा काम करेंगे, अपने पापा सारा काम, बाहर से सामान लाना, क्या क्या प्लानिंग करना, सब लाएंगे, लेकिन लाने से पहले एक बार सलाह किनसे लेंगे? आपकी मम्मी से, यानी कि, है ना। तो वो मम्मी होगी राष्ट्रपति और पिता कौन हो गया? आपके प्रधानमंत्री। सब शक्ति इनके पास है, बट एक बार सलाह लेना पड़ेगा, नहीं तो जो सामान अच्छा सज के लेकर आएंगे वो कहीं सामान टूट फूट ना जाए। ये चीज पे ध्यान देना हम लोग, ठीक है। चलो अब आगे देखो बाबू, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन नहीं, क्या है ना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, एसआई का भी है, सीजीएल का भी है, सबका मिक्स है, बिहार का ऑल एग्जाम का। ठीक है, तो इसमें पहले वाला ही दे दिया। एक इसमें है 33 अब +1,
टोटल जजों की संख्या कितनी होती है? 34। एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और 33 होते हैं न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है ना। यहां पे एक चीज और आपको क्या समझना है कि मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? आर गवई। कौन है? आर गवई, न्यायमूर्ति आर गवई। अगर बात करें हम, ये आर्टिकल्स 214 के तहत, 14 के फर्स्ट के तहत क्या कहा गया था कि जजों की संख्या, जजों की संख्या 7 अब +1, टोटल कितना था? 8 ही था। पहले 8 था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद ये बढ़ा। अब बढ़ने के बाद आज हो गया वर्तमान में कितना? 33 आए 34 हो गया। ये इतना है जजों की संख्या। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है ना क्या? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कम है। अवकाश मैंने रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की इनकी कब उम्र है? तो आपको बताया गया था कि अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 65 और अन्य न्यायाधीश होते हैं 62। ठीक है ना। अब समझिए थोड़ा सा डिटेल से, इसमें एक पेज और दिया हुआ है, आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखो भाई समझना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की बात केवल हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 124 में चर्चा किया गया, 124 आर्टिकल्स के तहत। ठीक है ना। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो सीधे आप जज नहीं बन सकते हैं। इसके अलावे आपको अन्य माने कह सकते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष जज, 5 वर्ष जज या फिर 10 वर्ष वकील बनना पड़ेगा। अगर आपकी इतना एक्सपीरियंस है तब जाकर आप बनोगे सुप्रीम कोर्ट में जज। ठीक है, अब समझेंगे जज की नियुक्ति कौन करते हैं। जज की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जज की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जज की नियुक्ति कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति। लेकिन खुद से नहीं करते हैं, ये सलाह लेते हैं। ठीक है, सलाह लेते हैं सीजेआई की सलाह पर, सीजेआई की सलाह पर। अब आपको समझना है सीजेआई है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब यहां पे बात आएगी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सीजेआई की नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अब किनके सलाह पर? एक बात ध्यान देना भाई, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है, इनको भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अब किनके सलाह लेंगे? इनसे बड़ा कौन है? इनसे बड़ा है कोलोजियम। ठीक है, कोलोजियम। हम जान रहे हैं आपको कोलोजियम के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या है कोलोजियम, अभी आपको बहुत अच्छे समझाते हैं। कोलोजियम किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान समझना। कोलोजियम, कोलोजियम जो है ना, ये है, कोलोजियम जो है पूरे जजों में 5 वरिष्ठ जज, 5 वरिष्ठ जज, 5 वरिष्ठ जज जब मिल जाते हैं तो वही कहलाते हैं कोलोजियम। और यही लोग मिलकर एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति को बताते हैं कि इनको चुन लिया जाए, वो चुन लेते हैं। ठीक है, आगे अब इसके बारे में डिस्कशन करें तो जज का जो है, ठीक है ना, सीजेआई और जजों, सब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, इनका वेतन की बात करें, है ना, वेतन, दोनों का वेतन की बात करें तो सीजीआई का वेतन है 2,80,000। ठीक है, इनका वेतन है 2,50,000, ये वेतन है। और अब सवाल ये पूछेगा वेतन कितने आर्टिकल्स के तहत दी जाती है? तो आर्टिकल्स 125, 125 आर्टिकल्स के तहत दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और क्या देखना है कि जो सीजेआई है और जजों हैं, इनको वेतन कहां से दिया जाता है? तो वेतन दिया जाता है संचित निधि से। ठीक है ना, संचित निधि से। और एक बात और आपको ध्यान देना है, संचित निधि से वेतन तो दिया जाएगा, लेकिन उनके वेतन से कटौती थोड़ा सा भी नहीं होता है, टैक्स वगैरह थोड़ा सा भी नहीं।
और आपको अभी जानकारी होगा कुछ दिन पहले एक जज के यहाँ जब छापा मराया तो उसकी पत्नी सारे नोटों में आग लगा दिया और मतलब प्योर पकड़ा गया कि उसके यहाँ ब्लैक मनी है। फिर भी आज वो वर्तमान में इलाहाबाद का कहीं का जज बन के अभी भी पद पे ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे जज, हमारे यहाँ जज का कहानी है। ठीक है, चलो भाई आप आगे नेक्स्ट समझते हैं कि जज को अगर हटाना है, ठीक है, आप चाहो कि जजों को हटाना है तो जजों को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? महाभियोग। और अब समझ जाओ यहीं पे कि महाभियोग लगाने का मतलब, महाभियोग बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ये जल्दी पहले लगता नहीं और बहुत कुछ गलत होने के बाद ये लगता है, महाभियोग लगाना पड़ता है। और एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे जज थे, ठीक है ना, एक जज थे एससी के जज रामास्वामी, एससी के जज रामास्वामी पर महाभियोग लगाया गया, पर महाभियोग लगाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। लगाया गया, इतना आसान नहीं है पारित होना, लेकिन पारित नहीं हुआ। अब पारित नहीं हुआ तो उनके महाभियोग को रद्द कर दिया गया। वो जिस पद पे थे, जहां पद पे थे वहां बने रहे। यही है जज का। ठीक है, चलो आगे अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान समझना, इतना काफी है नहीं। चलो अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है? कह रहे बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई ये तो बहुत आसान सवाल है नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री का कौन नियुक्ति करता है। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, अब एक बात समझना, राज्यपाल तो बन गए, लेकिन राज्यपाल राज्य को चला नहीं सकते हैं। इनको सलाह देने के लिए एक बनाएंगे मंत्री परिषद। सलाह देने के लिए क्या बनाएंगे? एक सलाह देने के लिए बनाएंगे मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद बनाएंगे और इनके साथ एक बनाएंगे सीएम, और वही सीएम फिर सलाह देंगे। सीएम की सलाह पर राज्यपाल मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात समझना है कि सीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं। अभी हमने आपको समझाया कि देश में केंद्र में हो जाएंगे वास्तविक प्रधान पीएम और राज्य में हो जाएंगे वास्तविक प्रधान सीएम। ठीक है, आगे समझेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अगर सीएम की मृत्यु हो गई तो मंत्री परिषद भंग हो जाता है। ठीक है, अगर सीएम का मृत्यु हुआ या फिर सीएम त्याग पत्र दे दिए तो मंत्री परिषद भंग हो गया, और फिर जो नए सीएम बनेंगे वो नया मंत्री परिषद बनाएंगे। जो नए सीएम बनेंगे वो नया मंत्री परिषद बनाएंगे। जैसे आपको समझाते हैं, ध्यान समझना, बिहार में सीएम थे, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। वो अपना त्याग पत्र दिए जीताराम मांझी को, फिर से नया बना पूरा मंत्री परिषद, फिर वापस लिए मुख्यमंत्री, फिर से बना नया मंत्री परिषद। या एक और आप एग्जांपल समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए भाजपा में तो फिर से नया मंत्री परिषद बना, फिर वापस चले गए किसमें? राजद में, फिर से नया मंत्री परिषद बना, फिर वापस चले गए बीजेपी में, फिर से नया मंत्री परिषद बना। यानी कि सीएम का मृत्यु हुआ या सीएम त्याग पत्र दिए तो मंत्री परिषद भंग होता ही होता है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे जो नेक्स्ट पेज खाली है ना, इसको कोई और क्वेश्चन में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि आपका बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन है? बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन है? भाई राजभाषा बता दो जल्दी सब लोग, ये बताना जरा। भाषा बहुत अच्छे से आप सबको याद करवाया गया है नहीं। राजभाषा द्वितीय कौन है? पहला तो मान लिए हम हिंदी है जी, द्वितीय है उर्दू। मैथिली भी भारतीय के,
ठीक है, भोजपुरी भी भारत का ही। तो आपका द्वितीय की बात किया तो कौन हो जाएगा जी, उर्दू हो जाएगा। अगर हम राजभाषा की बात करें, देखो पहला पॉइंट हमें समझना, भारत का मातृभाषा, भारत का मातृभाषा हिंदी है। भारत का मातृभाषा क्या है, हिंदी। इसलिए भारत में कहा जाता है कि हर राज्य में शुरुआती प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना, वो मातृभाषा में ही देनी चाहिए। बट बहुत ऐसे राज्य है जो अपना अपना नियम लगा बैठा है। तमिलनाडु कहता है कि नहीं हम पढ़ाएंगे, बंगाल भी नहीं पढ़ाता है, बट ये पढ़ाना चाहिए क्योंकि भारत की मातृभाषा है हिंदी। मातृभाषा से ही प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट समझेंगे, भारत का राष्ट्रभाषा भी हमारा क्या है, हिंदी है। राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा भाग 17 में है। राजभाषा भाग कितने में है जी, 17 में है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कार्यकारी भाषा हमारा कौन है, हिंदी और अंग्रेजी। कार्यकारी भाषा की बात करें तो ये हमारा है हिंदी प्लस अंग्रेजी है, क्योंकि ऑल ऐसे राज्य हैं भारत में कि जो राज्य में हिंदी नहीं बोला जाता है तो वहां का लोग इंग्लिश बोलेगा, सबके लोग इंग्लिश बोल के मैनेज कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि भाषा का, भाषा उल्लेखित है, ठीक है, भाषा उल्लेखित है कितने, 22। संविधान में कितने भाषा है जी, 22 भाषा है। संविधान में भाषा कितने हैं, 22 भाषा है। 22 भाषा हम आप सबको रटवाया गया है, फिर से अभी हम कंप्लीट कर देते हैं बाबू, ठीक है। देखते हैं तो भाषा के बारे में कि 22 भाषा हमारा कौन कौन है, कई बार पढ़े हैं, आपको याद भी करवाए हैं, आपको रटवाए भी है। तो मेरे लिखने से पहले ना आपको मन ही मन बोल देना है जी, मेरे लिखने से पहले आपको मन ही मन बोल देना है इसको, ठीक है। 22 भाषा को बोल देना है मन ही मन मेरे लिखने से पहले। देखिए 22 भाषा का जिक्र अगर किया जाए तो बोलेंगे सब मेरे साथ, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, असामी, मणिपुरी, बंगाली, ओडिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकण, मराठी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और दो गो आपका बच गया है उर्दू और संस्कृत। टोटल हो गया 22। कंप्लीट किया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अगर हम बात करें भोजपुरी का तो भोजपुरी को अभी शामिल भाषा में नहीं किया गया है, और भोजपुरी एक बोली है, भोजपुरी भाषा में अभी शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी बिहार की भाषा माना जाता है, ठीक है। अब फिर से इसको ध्यान देते हैं, ऐसे हम याद करेंगे, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, असामी, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकण, मराठी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, उर्दू और संस्कृत। ऐसे हम सभी लोग ना कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग भाई साथ साथ सब हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे सवाल देते हैं नेक्स्ट। भारत है एक क्या, भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। भारत एक राज्यों का संघ है, आप कुछ भी कह सकते हो भाई यहाँ पे, बट ऑप्शन के हिसाब से भारत एक राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत में कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, बराबर सम्मान है, या बराबर, हाँ ठीक है, बराबर सम्मान है। कोई धर्म भारत में सर्वोपरि नहीं है, सब धर्म भारत के लिए बराबर है, सबके सब धर्म। यहाँ पे बौद्ध धर्म भी आ सकते हैं, हिंदू धर्म भी रह सकते हैं, ईसाई धर्म भी रह सकते हैं, इस्लाम धर्म भी रह सकते हैं, ऑल टू ऑल धर्म यहाँ पे रह सकते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे बात करें हम लोग, ठीक है, भारत के बारे में डिस्कशन किया जाए। हिंदू राष्ट्र भारत तो नहीं है, बट हिंदू राष्ट्र कौन है जी, नेपाल है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, और नेपाल में राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय पशु नेपाल में कौन है, तो गाय है। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत बहुल्य धर्मों वाला एक देश है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये पेज भी खाली हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आगे पेज खाली है, इसे उसमें ले देंगे, है ना।
संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब संविधान सभा थोड़ा मन से पढ़ लेते हैं, पूरा कंप्लीट ही आपको करते हैं, रुकिए तो मजा आएगा पढ़ने में। देखो जरा, संविधान सभा जो है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेज ने क्रिप्स प्रस्ताव लाया 1942 में, बट वो सफल नहीं हो पाया। फिर आया कैबिनेट मिशन, तब जाकर ये सफल 1946 ईस्वी में। इसके में शुरुआत में 389 सदस्य थे, लेकिन पाकिस्तान में अलग होने, पाकिस्तान बढ़ जाने की वजह से इसमें से 90 घट गया, यानी बच गया टोटल 299। 90 माइनस चल गया पाकिस्तान में, तो हो गया 299, जिसमें 15 महिला थी, जिसमें 15 क्या थी? महिला थी, इसमें 15 फीमेल। ठीक है, यहां तक। अब हमें नेक्स्ट समझना क्या है कि संविधान सभा में कौन कौन लोग भाग लेंगे, उसके लिए चुनाव कराया गया था। इसके पहले हमें समझना है कि संविधान सभा में 2 व्यक्ति नहीं थे, 2 प्रमुख व्यक्ति शामिल नहीं थे, 2 प्रमुख व्यक्ति नहीं थे। अब बताओ कौन आखिर 2 प्रमुख व्यक्ति नहीं थे संविधान सभा में जी? आप सब जानते हो, भारत के राष्ट्रपिता। पहला कौन नहीं थे? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये नहीं थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे, उनके सदस्य ये नहीं थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए वयस्क लोगों को नहीं चुना गया था, 10 लाख पर एक सीट को चुना गया था। जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे वो सबको चुनकर संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो संविधान सभा का सदस्यों के लिए, सभा का सदस्यों के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराया गया था। जुलाई 1946 में कराया गया था कि इसमें जो 10 लाख पे एक सीट हासिल करेंगे उनको संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। आगे इसके बारे में देखो, अब यहाँ से हम पीछे लेके जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं संविधान सभा सब मैनेज कर लेना बाबू। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी कब। सारे सवाल को ये जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा, इसके बाद कहीं आपको और किताब नहीं देखने पड़ेगा संविधान सभा के गठन में। ठीक है, सुनिएगा, पहली अंतरिम सरकार का गठन, पहली अंतरिम गठन 1946 में हुआ था। क्या समझना? पहली अंतरिम गठन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें आपका यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन ये भी 1946 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था सितंबर और ये हुआ था नवंबर, 1946 में हुआ था। ठीक है, अब संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, संविधान सभा का पहली बैठक नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में कब हुआ था जी? तो 1946 में। और यही संविधान सभा में पहला अध्यक्ष बने थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे समझना क्या है, पहला अध्यक्ष, किसका पहला अध्यक्ष? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, एक बुजुर्ग थे, ये ज्यादा वयस्क नहीं थे, ये बुजुर्ग थे। ये क्या थे? बुजुर्ग सदस्य थे और एक तरह से ये अस्थायी बने थे, इसलिए कि कोई बन नहीं रहा था जल्दी, तो इनको क्या बना दिया गया? एक अस्थायी सदस्य बना दिया गया। क्यों?
इसलिए इसलिए बना दिया गया था क्योंकि इनके बाद फिर कोई और बनेंगे। ठीक है, ये कब बने थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अस्थाई सदस्य? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जाने तो ये बिहार के थे जी। ये कहाँ के थे? बिहार के थे। इनका घर कहाँ था? बिहार था। और इन्होंने ही सच्चिदानंद सिन्हा ने ही बिहार के थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने ही बंगाल से बिहार अलग करने की मांग रखा, अलग करने की मांग किया। और इन्होंने मांग किया और औपचारिक रूप से बिहार बंगाल से फाइनली बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हो भी गया, अलग हो गया। समझे, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हें बिहार का आधुनिक जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें बिहार का या आधुनिक बिहार का जन्मदाता, वन सेकंड बाबू, इन्हें आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है, बिहार का जन्मदाता कहा जाता है ना। ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किए। जहां तक आपको ये भी जानकारी हो गई थी कि ये किए थे क्या, किसान सभा का भी आंदोलन किए थे, है ना। अब इनके बाद ये जो पहला अध्यक्ष यानी पहला बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और इसमें मुस्लिम लोग बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया और कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। बहिष्कार किया और बोला कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो आगे आपके एक सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल है, इसके आगे भी एक पेज है, तो इसी में लेकर चल जाएंगे भाई। ठीक है, चलो इसको भी ध्यान देते हैं, इसके साथ ही उसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। हम लोग जस्ट पिछला सवाल का एनालिसिस में थोड़ा सा छोड़ दिए थे 9 दिसंबर के बाद, इसमें कंप्लीट करते। देखना बाबू ध्यान से, 9 दिसंबर को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो 11 दिसंबर में थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब इनके बारे में उस वीडियो में हम नहीं पढ़े थे, अभी इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद भी कहाँ के थे? बिहार के थे, ये भी बिहार के थे। बिहार में जीरादेई में इनका जन्म हुआ था, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। बिहार में कहाँ जन्म इनका हुआ था? जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। करवा चौथ हो गया, चलो ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में जन्म हुआ था। अब यहाँ पे आगे ध्यान दें, यहाँ पे सुनेंगे हम लोग, सुनेगा। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, ये जब इनके समय में जब दूसरी बैठक हुई ना, तो ये दूसरे अध्यक्ष बने, ये दूसरे अध्यक्ष बने, तथा ये पहला अस्थाई अध्यक्ष बने थे, पहला अस्थाई अध्यक्ष बने थे। आपको मालूम है ना कि पहला अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरे अध्यक्ष कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के, ये भी बिहार के। और ये जो है पहला अस्थाई अध्यक्ष बने थे, और यही भारत के पहला राष्ट्रपति भी बने थे, भारत का पहला राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पे एक चीज और हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये कहीं बताया नहीं जाएगा आपको, सीधे एग्जाम में टकराएगा। क्या था सवाल मालूम है? इनके समय जब दूसरी बैठक हुई ना, तो 2 को उपाध्यक्ष चुना गया था, 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक थे हरेंद्र मुखर्जी, और एक थे कृष्णा मचारी। ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे उपाध्यक्ष। ये दोनों क्या थे जी? उपाध्यक्ष। ये सीधे एग्जाम में मिलेगा भाई, और पैकेज किताब में मिलने का चांसेस कम है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं 13 दिसंबर के बारे में। ठीक है, ध्यान समझना बाबू,
13 दिसंबर 1946 को जो तीसरा बैठक हुआ उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। उसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने इन्होंने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो किया था ना, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। ठीक है, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जमा किया, पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। और जैसे ही पारित हुआ तो इसके बाद संविधान का गठन होना शुरू हो गया। जहां तक आपको जानकारी होगी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था। अंगीकृत हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है, मालूम है क्या, कि संविधान पहली बार लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये भी कहीं कहीं दिया जाता है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट समझेगा बाबू। 24 जनवरी, ये भी जो हम बता रहे हैं ये भी अलग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को। हाँ सही है। और जब ये अंतिम बैठक हुई ना, तो इस बैठक में ना 3 चीजों की घोषणा की गई थी। 3 चीजों की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब ध्यान देना। 3 चीजों की घोषणा हुई थी। पहला कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। राष्ट्रगीत घोषित किया गया। फिर जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान घोषित किया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इसी समय राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कितना लाजवाब सवाल है भाई, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझना अच्छे से। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। पूरे भारत में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। और उसी दिन ये कहा गया था कि भारत का मुखिया कौन होंगे? राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो राष्ट्रपति ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशज चलता है, राजा का बेटा, वो एक राजतांत्रिक है। लेकिन भारत हमारा लोकतांत्रिक है। बिल्कुल क्लियर हो यहाँ तक सबका? हमें तो लगता है कि सबको क्लियर हो चुका है, नहीं? चलिए भाई अब आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको बहुत पहले समझाया गया था 1955 अधिनियम के तहत। 1955 यादें सब नहीं करते हैं। अधिनियम के तहत 5 प्रकार का मिला था। 5 प्रकार का नागरिकता हमें दी गई थी। पहला पंजीकरण। दूसरा जन्म से, ठीक है। तीसरा देशीकरण। चौथा समाविष्ट क्षेत्र। कहने का मतलब ही, अगर कोई और देश का हिस्सा भारत में शामिल हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं समाविष्ट क्षेत्र। क्या उस समाविष्ट क्षेत्र। 5 आपका हो जाएगा वंशाक्रम। ये 5 मिला है। अब मिला लो ना जी, यहाँ पे देखो
वंशानुक्रम बिल्कुल सही, जन्म से, देशीकरण से, अधिग्रह संपत्ति गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 5 तरह के हमें मिला है। नागरिकता में अगर संशोधन करने का अधिकार है तो वो संशोधन करने का अधिकार किसको है जी? तो ध्यान से बात को सब समझना। नागरिकता में संशोधन, नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। कौन कर सकता है जी? तो संसद। अगर आप भारत के हैं और कोई और देश के नागरिकता प्राप्त करेंगे तो भारत की आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, वो आर्टिकल्स कभी आएगा तो आपको डिटेल से हम बता देंगे, है ना। अगला सार केवल भारतीय के लिए है, केवल भारतीय के लिए ही उपलब्ध है ना। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब के सब केवल भारतीय के लिए उपलब्ध है। और 15 किस में है जी? तो जन्म, जाति, वंश, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना। 16 क्या है? लोक नियोजन, यानी सरकारी जॉब में जो अवसर मिलता है, आरक्षण मिलता है, वो है। 19 क्या है? तो 19 है व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। तो व्यक्तित्व की स्वतंत्रता केवल भारत लोग को ही मिलता है। 29 में क्या है? 29 और 30 आप सबको क्लियर है। देखो ये पूरा का पूरा मूल अधिकार ना आपको पिछला वीडियो में पॉलिटी 1 में पढ़ाया गया। अगर आप सीधे पॉलिटी 2 में आ गए तो पहले आप पॉलिटी 1 को कंप्लीट कीजिए। उसमें मूल अधिकार 12 से जो 35 तक है वो पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है। 12 से 35 तक एकदम लगातार और कंटिन्यू बताया गया था आपको। ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बता देते हैं। देखो मूल अधिकार लिया गया है कहाँ से? यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार कितना है? तो 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक ऐसे हम पढ़ दे रहे हैं, सब ध्यान देना। 12 में क्या है? परिभाषा। 12 में क्या है जी? परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं, आपको याद है, तो मेरे साथ मन ही मन सब बोलेंगे। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, सबके लिए कानून बराबर है। 15 है धर्म, जाति, लिंग से भेदभाव करना, भेदभाव न करना। ठीक है। 16 में क्या है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत न करना। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है। 20 वाला जो है बिहार पुलिस में आया था। 20 क्या है? दोष सिद्धि, दोष सिद्धि। 21 में क्या है? 21 में है प्राइवेसी, यानी दैहिक, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक की यानी हमें जीने का अधिकार, हमें जीने का अधिकार सरकार देती है। इसी आर्टिकल्स के तहत, है ना, पुलिस हमें कोरोना काल में मारती थी। आगे देखो 22 कहता है क्या? गिरफ्तारी, गिरफ्तारी में संरक्षण, एकदम पूरा रटना है जी। ठीक है। 23 में क्या है? बलात्श्रम, बलात्श्रम यानी बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती किसी को काम न कराना, बेगारी नहीं कराना, तस्करी भी इसी में है। 24 में क्या है? बाल श्रम। ठीक है। 25 में क्या है बाबू? 25 में है, 25 से लगातार 28 तक धार्मिक है, तब 25 में है व्यक्तिगत पूजा। 28 में क्या है? सामूहिक, 26 में है सामूहिक पूजा। 27 में क्या है? चंदा, चंदा लेना, चंदा वसूलना, है ना। 28 में क्या है? 28 में है मंदिर को बनवाने के लिए एक सामूहिक तौर पे उसको ध्यान देना। ठीक है। मंदिर बनवाना, बनवाने के लिए पैसा इकट्ठा करना, या धर्म के लिए, धर्म में अगर कोई पैसा है तो उस पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट 29 में क्या है? 29 में है अल्प, अल्प लोगों के लिए शिक्षित, शिक्षित। ठीक है। 30 में क्या है? अल्प के हितों में, अल्प के हितों में मदरसा बनवाना, जैन धर्म के लिए अलग कॉलेज बनवाना, यही सब चीज करना है 30 तक। ठीक है।
ऐसे पूरा पीछे पढ़ा चुके थे, आप अभी देख लीजिए, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, 31 जो था, 31 था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर कर दिया गया 300 के कम में, ठीक है। आगे अपना सवाल देखिए, मौलिक कर्तव्य कितना भाग में वर्णन है, 4 के कम में। ये भी आपके इसी वीडियो में पीछे पीछे डिटेल से लिखा गया है, ठीक है। आगे देखो बाबू नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, त्याग पत्र कौन किसे देता है, ये पूरा क्लियर है, पहला वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है कि लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं। पूरा क्लियरिटी रूप में आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट वीडियो में, पॉलिटी 1 में, आप जाकर सब देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगला बाबू, सत्य कथन को चुने, राज्यसभा में 11 सदस्य मनोनीत होते हैं, बिल्कुल गलत। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, ये भी गलत। एक बात आप जान लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, ये थे पंजाब के, लेकिन चुनाव लड़े थे असम से, तो अपने राज्य से नहीं दूसरे राज्य से भी आप लड़ सकते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, कभी नहीं। और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही। और ये भी अब नहीं होते हैं मनोनीत, 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है ना बाबू। आगे देखो जी नेक्स्ट, राज्यसभा की गणपूर्ति करने हेतु सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो फर्स्ट वीडियो में पॉलिटी 1 में आपको समझाया गया था, गणपूर्ति का मतलब 1/10, गणपूर्ति का मतलब 1/10 यानी कितना परसेंट जी, 10% होना जरूरी है सभी कुल सदस्यों का। इसमें कुल सदस्य 250, इसका हम 1/10 कह देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। है क्लियर, पूरा क्लियर है, लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं रहता वो अलग चीज, ध्यान सब आ जाएगा। पॉलिटी मेरा पूरा कंप्लीट आप देख लेते हो ना। संसद की प्राक्कलन समिति कौन होता है रे भाई, तो संसद की प्राक्कलन समिति एक अस्थाई होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति जो होता है यह एक सभी राजनीतिक दलों से इसमें चुने जाते हैं, सभी राजनीतिक दलों का सदस्य चुने जाते हैं। इसमें केवल लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, केवल इसमें लोकसभा का ही सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे हमें समझना इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है मालूम है, बजट में जो खर्च का अनुमान होता है ना, बजट के अनुमान पर चर्चा करना, पर चर्चा करना। और मालूम है क्या करता है ये प्रयास करता है ना कि सरकारी खर्च कम हो, सरकारी खर्च कम हो, ये प्रयास करता है। और क्या करता है मालूम है, इसका और काम, इन्हें कहा जाता है सतत आर्थिक, सतत आर्थिक समिति कहा जाता है, सतत आर्थिक समिति कहा जाता है। इनमें इनके बारे में और क्या सवाल आते हैं, इन्हें लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ये अपना रिपोर्ट संसद में जमा करते हैं, संसद में जमा करते हैं। ये अपना रिपोर्ट कहाँ जमा करते हैं जी, तो संसद में जमा करते हैं। और अगर इसके बारे में बात करें, अब लोक लेखा समिति आप देख लो, यो हो गया प्राक्कलन समिति। अब समझिए लोक लेखा समिति, क्यों इसको हम पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन है, ठीक है। अब ध्यान दो, लोक लेखा समिति की बात करें, इसकी संख्या होता है बाबू 22, 22 में 15 लोकसभा और 7 हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, 15 लोकसभा और 7 हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा, क्लियर।
अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देते हैं, इन्हें कहा जाता है संसदीय जननी। संसदीय जननी, संसदीय जननी। इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। जैसे कोई मंत्री बन गया, अब वो लोक लेखा समिति का सदस्य कभी नहीं बनेगा जी। अब वो लोक लेखा समिति का सदस्य कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हर चीज वही ले लेगा, तो बाकी लोग सब कहाँ जाएगा, है ना। इसे लघु लोकसभा कहते हैं। लघु लोकसभा या लघु सदन कहते हैं। लघु लोकसभा या लघु सदन कहते हैं। ये अपना रिपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक देख चुके हैं और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर जगह शेयर करना सब न भूलिएगा। एक बात और आप में कमी क्या है मालूम है? वीडियो देखते हैं, आपको मजा भी आता है, बट कमेंट नहीं करते यार। कमेंट कम से कम करो ताकि फिर दोबारा और इससे अच्छा वीडियो बनाने का हमें मन करे। धन्यवाद, आज का इतना ही। फिर नेक्स्ट पॉलिटी 3 वीडियो आपका 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगा।